जैसा कि हम सबको पता है कि विश्व का कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो अपने आप में परिपूर्ण हो। मतलब परिपूर्ण का मतलब क्या है? वो अपने देश की सभी जरूरतों को अपने आप पूरा कर दे, पॉसिबल नहीं है। जब वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता, तो ऐसे में उसको विश्व की दूसरे देशों के साथ क्या करना पड़ता है? टाई अप करना पड़ता है। दूसरे देशों के साथ जो है रिश्ता बनाना पड़ता है, उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हमारे पास ज्यादा है हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बेचते हैं, और जो हमारे पास कम है उसको हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होता है तो जाहिर सी बात है फ्री फोकट में तो नहीं होता होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट करना पड़ता होगा, पेमेंट रिसीव करना पड़ता होगा। तो भाई दूसरे देशों में तो दूसरी करेंसी है, हमारे देश में रुपया है, तो रुपए और दूसरे देश की करेंसी के बीच का जो लेन देन होता है, तो उस लेन देन को हम बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि विदेशी विनिमय दर क्या होता है। और एक चीज और समझिए कि जब एक देश का विश्व के दूसरे लेन देन होता है तो उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो आज का जो क्लास है, हमारा जो रिवीजन क्लास है, वो है लास्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था। और इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक जो मैंने बताया कि जब हम लेन देन करते हैं तो जाहिर सी बात है जो जिस करेंसी के साथ लेन देन करेंगे उसको विदेशी विनिमय कहते हैं, और जिस दर पर लेन देन करते हैं उसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो हमें पढ़ना है कि यहाँ पर कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमें पढ़ना है कि जो भी लेन देन करेंगे, जो भी पैसा आया गया उसका हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा। तो हिसाब किताब है उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों से मिला के एग्जाम करीब 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है हमें समझना है कि विदेशी विनिमय किसे कहते हैं। ठीक है, विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय मतलब बोलते हैं इसको फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है एक देश की राष्ट्रीय मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ क्या करना? लेन देन करना। लेन देन करना या फिर यूं कहें क्या करना? विनिमय करना। उसको विदेशी विनिमय कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में जब दर हम जोड़ देते हैं दर, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो क्या बोलते हैं? ये होते हैं जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ क्या होता है? विनिमय होता है। ठीक है, तो उसको हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच में, अमेरिका और के भारत के बीच में जो व्यापार होता है उसको लेन देन करेंगे तो अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर, और भारत में जो करेंसी है वो है रुपए। तो अमेरिका और भारत के बीच में करेंसी का जो लेन देन होता है वो डॉलर रुपए में होता है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होगा, अमेरिका वाले थोड़ा ना रुपीज लेंगे क्यों, तो मजबूत कंट्री है, तो वो कहेंगे भैया डॉलर कैसे, तो उनको डॉलर के बदले में हमें कितने रुपए एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे में जैसे भारत में अमेरिका के $1 के बदले में हमें करीब करीब 90 रुपीज का पेमेंट करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब $1 के बदले में 90 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। तो इसी और यहाँ पर ये बात मान लीजिए कि हर देश का दूसरे देश के साथ जो विदेशी विनिमय दर होता है वो अलग अलग होता है। भारत का अमेरिका के साथ अलग है, भारत का जापान के साथ अलग है, भारत का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग है, चाइना के साथ अलग है, जो है रसिया के साथ अलग है। दो देशों के बीच में तय होता है। ठीक है, दो देशों के बीच में तय होने का मतलब ये हुआ कि दो देशों की आपसी विनिमय के ऊपर। लेकिन जो तय किया जाता है ना, इसी आधार पर अगर बात करते हैं तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, तो इसको बोलते हैं विदेशी विनिमय दर के प्रकार। विदेशी विनिमय दर के प्रकार। तो अगर इसके विनिमय दर के प्रकार की बात करते हैं तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है।
नंबर एक, इसको बोलते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर। दूसरा है लोचशील या परिवर्तनशील विनिमय दर, और तीसरा है प्रबंधित गतिशीलता विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, मैलेस फ्लोटिंग बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार की विनिमय दर को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। किसे कहते हैं? स्थिर विनिमय दर प्रणाली यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब ये क्या चीज है? तो स्थिर विनिमय दर वह विनिमय दर होता है जहां पर विनिमय दर का निर्धारण, जहां पर विनिमय दर का निर्धारण कौन होता है? सरकार के द्वारा किया जाता है या किसी पर्टिकुलर राष्ट्रीय एजेंसी के थ्रू किया जाता है। जैसे भारत में कौन है? आरबीआई। ठीक है ना? एक ऐसा विनिमय दर जहां पर विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, उस विनिमय दर को स्थिर। और बात करेंगे इसको स्थिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई भी दूसरा इसमें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है। क्या क्वेश्चन? क्या सरकार अपने मनमाने तरीके से विनिमय दर का निर्धारण कर सकती है? तो जवाब होता है बिल्कुल नहीं। सरकार मनमाने तरीके से विनिमय दर का निर्धारण नहीं कर सकती। सरकार को भी विनिमय दर के निर्धारण करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ता है? कुछ विशेष प्रणाली का पालन करना पड़ता है। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा विदेशी विनिमय, स्थिर विनिमय दर निर्धारण की प्रणालियां। ठीक है, स्थिर विनिमय दर निर्धारण की प्रणाली। ठीक है, तो बेसिकली स्थिर विनिमय दर निर्धारण के लिए दो प्रणाली प्रचलित थी, क्योंकि अब तो स्थिर प्रणाली है नहीं। तो एक है स्वर्णमान विनिमय दर प्रणाली, ठीक है, और दूसरा है ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स विनिमय दर प्रणाली। ठीक है, सबसे प्राचीन समय से जो प्रणाली चलती आ रही है उसको बोलते हैं स्वर्णमान विनिमय दर प्रणाली। अब इसमें कैसे निर्धारित होता है इसको समझिएगा। गोल्ड के आधार पर, जहां पर सोना यानी कि गोल्ड की वैल्यू के आधार पर जो है विनिमय दर का निर्धारण होता है, उसको स्वर्णमान विनिमय दर प्रणाली कहते हैं। अब बात करें कैसे, मैं आपको कहते हैं एग्जांपल के साथ बताऊं। भारत, मान लीजिए हम लेते हैं 10 ग्राम सोने की कीमत, 10 ग्राम सोना। ठीक है, एक तरफ लेते हैं भारत में कितना इसकी वैल्यू है, और दूसरा देखते हैं अमेरिका में कितना वैल्यू है। मैं एक एस्टिमेट बताऊं, रफ आइडिया। आप गूगल मत करने लिखना सर ने क्या ले लिया, मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं बस किस तरह निर्धारण। वो मान लेते हैं अमेरिका में डॉलर, तो अमेरिका में 10 ग्राम सोने की कीमत कितना है? 10 ग्राम सोने की कीमत है यहां पर है $900। कितना है? $900। उसी टाइम में सेम 10 ग्राम सोने की कीमत भारत में जो है वो कितना है? 90,000 रुपए। कितना रुपए है? 90,000 रुपए। एक एस्टिमेट है, हालांकि इससे ज्यादा है। ठीक है, 90,000 रुपए। तो 10 ग्राम सोने, क्योंकि ग्राम जो है दोनों ही देश में अलग अलग होता है, भले ही करेंसी अलग अलग हो। तो यहाँ पर 10 ग्राम सोने की कीमत अमेरिका में $900 है, भारत में है 90,000 रुपए। तो ऐसे में दोनों के बीच में एक रेशो निकाला जाता है। रेशो निकालेंगे तो 900 एकम 900 और 900 100 1000, तो ये 1000 100 और 1 का रेशो बना। तो 100 और 1 का रेशो मतलब होता है यहाँ पर $1 की कीमत जो है कितने रुपए के बराबर हो गया? 100 रुपए के बराबर होता है। ये स्वर्णमान प्रणाली कि सोने की कीमत के आधार पर जो है विनिमय दर का निर्धारण होता है।
आगे बढ़ते हैं, ब्रेटन वुड्स विनिमय दर प्रणाली। हालांकि इस प्रणाली में कुछ खामियां, कुछ लोगों ने ये निकाला कि जिस देश में बहुत मात्रा में सोना पाया जाता है, तो वहां पर ऑलरेडी सोने की कीमत कम होती है, तो ऐसे में उस देश की करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। तो ये सही नहीं है कि वास्तव में उनका विनिमय ऐसा नहीं है। तो इन्होंने क्या हुआ, जब 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध हमारा खत्म हुआ, तो 1944 में 1994 में विश्व के जो बड़े देश है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इन सभी संस्थाओं ने मिलकर एक मीटिंग करवाया बड़े देशों के साथ। और इस मीटिंग को तय किया गया ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह पे, जो अमेरिका में है। और यहाँ पर तय किया गया कि जो कोई भी देश की, दूसरे देश के लोग अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? डॉलर में। और डॉलर में $1 की वैल्यू जो है, कुछ आउंस सोना रखा गया। तो यहाँ पर हर एक देश की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना था, और उसी आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता था, क्योंकि उस समय विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका ही बन के आई थी। तो इस तरह से ब्रेटन वुड्स प्रणाली विनिमय दर का निर्धारण, लेकिन हालांकि ये प्रणाली बहुत ही ज्यादा दोस्त, बहुत सारे लोगों ने कहा हम अमेरिका के डॉलर को क्यों करे जब हम सोने में कर सकते हैं। तो इस पक्षपातपूर्ण था। कुछ समय तक ये विनिमय प्रणाली प्रचलन में रही, फिर हट गई। तो इसकी जगह जो आज के टाइम में जो ट्रेंड में है कि एक ऐसी विनिमय दर प्रणाली जहां पर ना ही अमेरिका का कोई प्रकार का संचालन हो, मतलब डॉलर, ना ही सरकार का नियंत्रण हो, तो ये दोनों ही नियंत्रण से बाहर चला गया। तो बाजार, मुक्त बाजार में नियंत्रित होने वाली विनिमय दर प्रणाली को जगह दी गई, और आज के टाइम में वही प्रणाली चलती है जिसको बोलते हैं हम लोचशील विनिमय दर प्रणाली। तो जो सेकंड है, लोचशील विनिमय दर, ठीक है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये क्या है? लोचशील विनिमय दर वह दर होता है, वह दर जिसका निर्धारण कहां होता है? खुले बाजार में होता है। कहां होता है? खुले बाजार में होता है। और यहां पर निर्धारण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विनिमय की मांग तथा पूर्ति के आधार पर। मतलब यह हुआ कि जिस बिंदु या जिस दर पर दो चीजें, कि यहां पर विदेशी विनिमय की देश में कितनी मांग है, कितनी जरूरत है देश को विदेशी विनिमय की, और दूसरा है विदेशी विनिमय की पूर्ति, देश में कितने विदेशी विनिमय पूर्ति, जो बराबर है। जिस दर पर उस देश में विनिमय की मांग और जिस दर पर विनिमय की पूर्ति आपस में बराबर होता है, उस दर को ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है उस देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, कि मतलब हम उस पर्टिकुलर देश के साथ, जिस देश के साथ विनिमय दर निर्धारित करने वाले हैं, उस देश के साथ हमारा व्यापार कैसा है। तो यहाँ पर मांग और पूर्ति हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि सर ये विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति क्या है? मांग का मतलब जब हम किसी को भुगतान कर रहे हैं, मांग तब करते हैं जब विदेशों को क्या करें, भुगतान करें, पेमेंट करें, तब मांग करते हैं, क्योंकि पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। भाई अमेरिका को डॉलर पेमेंट करेंगे तो रुपये थोड़ी देंगे, डॉलर देंगे, तो हमें डॉलर चाहिए। और पूर्ति तब होती है जब विदेशों से क्या करें, प्राप्त करें। तो विदेशों को भुगतान कब करते हैं? विदेशी विनिमय की मांग कब करते हैं? मांग कब करते हैं? जब हम क्या करते हैं, विदेशों से वस्तु और सेवाओं का आयात करते हैं, जब हम विदेशों में क्या करें, निवेश करते हैं, जब हम विदेशों में शिक्षा या चिकित्सा के लिए जाते हैं, या फिर जब विदेशों में क्या करने जाते हैं, पर्यटन करने के लिए जाते हैं, या फिर हम जब विदेशों में क्या करते हैं, सट्टा लगाते हैं, तब हमें विदेशी विनिमय की जरूरत होती है। क्योंकि इन सभी टाइम में विदेशों को पेमेंट करना होता है। अब विदेशों को पेमेंट करेंगे तो विदेशी करेंसी चाहिए। तो हमारे विदेशी करेंसी का मतलब ये होता है विदेशी विनिमय की मांग, हमें पैसे चाहिए। अब बात करेंगे, ये तो चाहिए, अब पैसा आता कहां से है?
तो जो चीज यहां पर इसको उल्टा कर दो, विदेशों से पैसा कब प्राप्त होता है, जब वस्तुओं और सेवाओं का हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जब विदेशों से क्या आता है, विदेशों से निवेश आता है, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो एफआईआई हो, जब पैसा आता है विदेशों से। इसके अलावा जब विदेशों से विदेशी नागरिक हमारे यहाँ पर आते हैं, चाहे वो किसके लिए आए, पर्यटन के लिए आए, चाहे वो शिक्षा लेने के लिए आए, चाहे वो चिकित्सा के लिए आए, ठीक है, या फिर विदेशों से प्राप्त उपहार होते हैं, या फिर विदेशों से साधन आयों की प्राप्ति होती है। तो कई सारे सोर्स है जहां विदेशों से हमारे कंट्री में पैसा आता है। तो दो देशों के बीच में विदेशी विनिमय का जो लेन देन होता है, उसी आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। अब जब दो देशों के बीच में ये निर्धारण होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मांग और पूर्ति इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा बिंदु, ये है विदेशी विनिमय की मांग और ये विदेशी विनिमय की पूर्ति। जिस बिंदु पर दोनों ही आपस में बनते हैं, उसी बिंदु पर हमारा एक्सचेंज रेट निर्धारित हो जाता है। ये एक्सचेंज रेट है और इस रेट पर ये क्वांटिटी होती है। तो ये है हमारा विदेशी विनिमय दर, संतुलित विदेशी विनिमय दर। ठीक है, ध्यान में रखिए इस चीज को। तो अगर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाए, अगर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाए, तो मांग बढ़ने का मतलब होता है विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है, जैसे मान लो $1 बराबर हम 80 रुपए का पेमेंट करते हैं, तो मांग बढ़ने का मतलब होता है $1 बराबर अब जो है वो 85 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब होता है देश की मुद्रा पर नेगेटिव असर पड़ता है। ठीक है, तो वहीं पर अगर विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ जाती है, तो $1 बराबर वही जो है 75 हो जाता है, तो देश की मुद्रा का भाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये स्थितियां होती है, इसको समझनी पड़ेगी। अब ये क्योंकि मांग और पूर्ति एक ऐसी चीज है जो लेन देन है, विदेशी विनिमय है, जो विदेशी व्यापार है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये भी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये स्थिर नहीं रहता है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो स्थिति है, प्रबंधित तरलशीलता या गतिशीलता। ये एक ऐसी स्थिति है जो स्थिर विनिमय दर प्लस लोचशील विनिमय दर, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। मतलब यह एक ऐसी विनिमय दर जहां पर मुक्त बाजार में निर्धारित दर में सरकार द्वारा सीमित रूप से क्या किया जाए, प्रबंधन किया जाए। मतलब ऐसी स्थिति होती है जहां पर मान लो ओपन मार्केट में तय हुआ $1 बराबर ₹75.9, तो सरकार को लगा यह 0.9 हमारे लिए सही नहीं है, सरकार ने इसको चेंज करके $1 बराबर 75, तो इसको दे प्राबंधित तरलशीलता। मतलब ओपन मार्केट निर्धारित तो हो रही है, तो सरकार इसको थोड़ा बहुत अपने हिस्से से क्या करती है, अपनी तरफ से प्रबंधित कर सकती है, मतलब मैनेज कर सकती है, निर्धारित नहीं कर सकती। निर्धारित हुई चीज को थोड़ा सा उसको परिवर्तित कर सकती है, और आज के टाइम में यही चलता है, सरकार अपने शक्ति का यूज करते हुए विनिमय दर में थोड़ा परिवर्तन करती है। इसी चीज को जो है प्रबंधित तरलशीलता, और इसी को बाद में गंदी तरलशीलता के नाम से जानते हैं। इंग्लिश को बोलते हैं इसको डर्टी फ्लोटिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोई भी देश हमेशा अपने देश के जो है लाभ के लिए इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, वो है विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार, ठीक है। विदेशी विनिमय बाजार को क्या बोलते हैं, मुक्त बाजार भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको खुला बाजार, खुले बाजार के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको अंतरराष्ट्रीय बाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जहां देश की घरेलू मुद्रा का
विनिमय विदेशी मुद्रा के साथ किया जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा बाजार जहां दो देशों की करेंसी का क्या होता है, विनिमय होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये बाजार 24/7 टाइम ऑपरेट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बाजार किसी भी चीज के थर्ड पार्टी के नियंत्रण में नहीं होता है। ये ओपन बाजार है, यहाँ पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, मुक्त रूप से चलता रहता है और ये हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। अब बात करेंगे इस बाजार का क्या रोल है। तो इसके रोल को समझने के लिए हमें इस बाजार के कार्य को समझना पड़ेगा। इस बाजार के द्वारा 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य किया जाता है हस्तांतरण कार्य। हस्तांतरण का है ट्रांसफर फंक्शन। दूसरा जो कार्य किया जाता है वो होता है साख कार्य, यानी कि क्रेडिट फंक्शन। और तीसरा जो कार्य होता है वो होता है हेजिंग फंक्शन या फिर जोखिम नियंत्रण का कार्य। तो 3 प्रकार के कार्य ये विदेशी विनिमय बाजार के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला जो कार्य है, ठीक है, सबसे पहला जो कार्य ये यहाँ पर ये है वो है हस्तांतरण कार्य। ये कार्य का मतलब होता है जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, जो डील होता है, तो इन तुरंत मुद्रा का जो क्या था, मुद्रा का क्या करना, हस्तांतरण करना है, तुरंत ही ट्रांसफर करना है, लेन हो या देन हो तुरंत ऑन द स्पॉट हो जाना चाहिए। दूसरा फंक्शन है साख कार्य। साख कार्य मतलब उधार, यानी कि भविष्य से संबंधित लेन देनों को पूरा करवाया जाता है। मान लो कोई पेमेंट है जिसका पेमेंट हम 5 साल में करना चाहते हैं, 2 साल में करना चाहते हैं, तो इस बाजार के द्वारा ये सुविधा प्रदान की जाती है। और हेजिंग या जोखिम, क्योंकि यहाँ पर ओपन मार्केट में विदेशी विनिमय का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय का अप डाउन चलता रहता है, तो इस बाजार में बहुत सारा जोखिम होता है। तो इस जोखिम को कम करने के लिए ये बाजार ये कहते हैं कि आपको तय करना पड़ेगा किस प्रकार का लेन देन करना होता है। तो इस बाजार में 2 प्रकार के लेन देन होते हैं, या तो ऑन द स्पॉट कर लो कि आज ही खरीदा आज ही पेमेंट कर दो, या फिर तय कर लो कि पेमेंट कब करोगे, तो इससे जोखिम कम होता है। तो ये बाजार विदेशी व्यापार के जोखिम को कम करने के लिए भी कार्य करती है। तो इसके लिए इस बाजार के द्वारा जो कार्य किया जाता है ना, 2 प्रकार से किया जाता है हेजिंग फंक्शन को कम करने के लिए। तो यहां पर विदेशी विनिमय बाजार के प्रकार बोलते हैं, विनिमय बाजार के प्रकार। ये बाजार के 2 प्रकार स्थित में है, ठीक है। एक तो बोलते हैं हम चालू बाजार, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉट मार्केट। और जो दूसरा बाजार होता है ना उसको बोलते हैं वायदा बाजार। वायदा बाजार यानी कि फॉरवर्ड मार्केट के नाम से जानते हैं, फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। तो चालू बाजार क्या है? चालू बाजार वह बाजार होता है जहां पर सारे दैनिक लेन देन होते हैं। कैसे लेन देन होते हैं? दैनिक लेन देन होते हैं, मतलब यहां पर भविष्य से संबंधित कोई लेन देन नहीं होता, भविष्य से संबंधित लेन देन नहीं होता है, ठीक है। यहां पर किसी और यहां पर बेसिकली जो डीलिंग टाइम होता है वो 2 दिन का होता है, 2 दिन के अंदर यहाँ पर सारा सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो ऐसे बाजार को चालू बाजार कहते हैं। यहाँ पर कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड उधारी का क्रय विक्रय नहीं होगा, यहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ होना पड़ेगा। लेकिन ये वह बाजार होता है जहां पर भविष्य से संबंधित लेन देन होता है, यहां पर सब कुछ भविष्य से संबंधित होता है। मान लीजिए आप जो है आज पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट आज कर रहे हो और आपके सामान की जो डिलीवरी है वो 5 साल बाद होगी, तो यहां तय होगा कि पेमेंट कैसे करेंगे, आज के रेट पे करेंगे या जो भी हो। यहाँ पर आज के रेट में होता है, उससे सामान का रेट कुछ भी हो जाए, कम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या फिर यहाँ पर डिलीवरी आज हो जाती है
और उसका पेमेंट फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पर इस बाजार में फ्यूचर से संबंधित जो भी होता है पहले तय कर लिया जाता है, फ्यूचर में उस डेट को किस रेट पर, या फ्यूचर का जो रेट होगा या आज का रेट, सब कुछ पहले से तय किया जाता है। इस प्रकार से इस बाजार के द्वारा क्रियाकलाप करते हुए जो विदेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर तुमने सब कुछ पढ़ लिया लेन देन का किस तरह से होता है। अब क्या कहता है ना, कोई भी देश जितने भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, उस व्यापार का पूरा लेखा जोखा रखती है, पूरा हिसाब किताब होता है। तो एक देश के द्वारा विदेशों के साथ किए गए सभी प्रकार के लेन देनों का जो लेखा जोखा होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या चीज, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्टकट बोलते हैं बीओपी। भुगतान संतुलन को कहीं पर भुगतान शेष के नाम से भी जाना जाता है। बैलेंस का मतलब शेष भी होता है। ठीक है, तो भुगतान शेष किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है एक देश के द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए सभी प्रकार के व्यापारों का विस्तृत विवरण। ठीक है, जो कि किसी पार्टिकुलर अवधि के लिए होता है। एक निश्चित अवधि में किए गए सभी प्रकार के लेन देनों का विवरण होता है। तो यहां पर सभी प्रकार आ गया, इसका मतलब होता है यहां पर जितने भी सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। तो हमसे पूछा जाता है भाई भुगतान शेष की प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं। जब भुगतान शेष की मदें का मतलब होता है यहाँ पर सभी प्रकार की दृश्य वस्तु को शामिल किया जाता है। दृश्य वस्तु यानी कि विजिबल गुड्स, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कोई भी सामान जिसको हम देख सकते हैं, फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, मशीनरी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, व्हीकल्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, चिप हो गए, ये सब कुछ दृश्य वस्तु में आता है। दूसरा जो शामिल होता है अदृश्य वस्तुएं। अदृश्य वस्तुएं मतलब इनविजिबल गुड्स, वो सारा चीज जिसका प्रयोग तो होता है लेकिन हमारे सामने दिखता नहीं है, जैसे शॉपकीपर हो गया, ठीक है, सलाहकार हो गया, सलाह वगैरह देना, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, जो रैंडमली हम यूज तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो दिखता नहीं है, तो उसको हम जो है अदृश्य वस्तु, जैसे इसमें तकनीक भी हो गया। उसके बाद हो गया पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है, वो सारी पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत सौदे से सरकार के सौदे हो, जैसे बिजनेस लगाना, ये सब सौदे इसमें शामिल होते हैं। और चौथा हो गया एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतर, यूनिलैटरल ट्रांसफर, तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए व्यापार भुगतान संतुलन के मदे, जो उसमें हम लिखा जो सभी प्रकार के, चाहे किसी भी प्रकार का ट्रेड हो, वो सब कुछ भुगतान शेष में शामिल होता है। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भुगतान शेष की मदे। भुगतान शेष के अंग, तो भुगतान शेष के अंतर्गत जो खाते तैयार किए जाते हैं, दो प्रकार के खाते तैयार होते हैं। एक होता है चालू खाता, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पूंजी खाता। पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दो प्रकार के। तो ध्यान में रखना, चालू खाते के अंतर्गत बहुत सारे मदे, वो मदे जो दैनिक प्रवृत्ति के होते हैं, मदे जो दैनिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन सभी को चालू खाते में शामिल किया जाता है। और पूंजी खाते में वो सारी मदे जो पूंजी या फिर दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं, उन सबको यहां पर शामिल किया जाता है, क्योंकि ये मदे डायरेक्टली किसको, देश की संपत्ति या
दायित्व से संबंधित होते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली किससे, ये जो होता है देश के नॉर्मली व्यापार से शामिल होते हैं। तो ऐसे में इन दोनों की मदों को शामिल करें तो चालू खाते के अंतर्गत 3 प्रकार की बातें शामिल होती हैं। सबसे पहले होती हैं दृश्य वस्तु का आयात निर्यात शामिल होता है। इसमें दूसरी जो मदें हैं अदृश्य वस्तु का आयात निर्यात शामिल होता है। और तीसरा है इसके अंतर्गत जितने भी एक पक्षीय दान दक्षिणा एक पक्षीय अंतरण शामिल होता है, ठीक है। हम फिलहाल हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और वहीं पर जब चालू खाते की बात करते हैं, इसमें सभी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी सौदे शामिल होते हैं। और बेसिकली इन सौदों में 2 प्रकार की चीजें आती हैं, एक होता है निवेश और दूसरा होता है ऋण, ठीक है, जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो शुरुआत करेंगे यहां से, उसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। पहले हम इन पॉइंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है दृश्य वस्तु का आयात निर्यात। दृश्य वस्तु के आयात निर्यात का मतलब होता है इसमें केवल और केवल, इसमें केवल किसको शामिल किया जाता है, भौतिक वस्तु को शामिल किया जाता है। भौतिक वस्तु का मतलब जो हम देख सकते हैं सुन सकते हैं। फर्नीचर हो गया जिसमें भौतिक वस्तु जैसे हो गया यहाँ पर फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है, मोबाइल हो गए, खाने पीने का सामान हो गया आदि। तो जब केवल भौतिक वस्तु को शामिल किया जाता है तो ऐसे में इसको व्यापार शेष के नाम से भी जाना जाता है। व्यापार शेष, उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट बोलते हैं बीओटी। और ये व्यापार शेष में क्योंकि केवल और केवल एक ही वस्तु को शामिल किया जाता है तो ऐसे में ये व्यापार शेष का जो बैलेंस होता है शेष, ये संतुलित भी रह सकता है और ये असंतुलन की स्थिति में भी रह सकता है। मतलब ये जो है व्यापार शेष हमारा जो है सरप्लस में हो सकता है, ये बचत में भी रह सकता है और व्यापार शेष में हमारा घाटा भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली व्यापार शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं निर्यात माइनस आयात। नॉर्मली क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तु चलती है। मान लीजिए हम निर्यात जो है 1000 करोड़ का किया है और आयात जो है 800 करोड़ का किया है, तो व्यापार शेष हो गया 200 करोड़ प्लस में। लेकिन वहीं पर अगर निर्यात 1000 करोड़ का हुआ है और आयात जो है 1200 करोड़ का हुआ है तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कभी कभी 1000 का हमने निर्यात किया और 1000 का आयात किया तो ये बैलेंस क्या हो जाता है, जीरो भी हो सकता है, संतुलित में हो जाता है। दूसरा है अदृश्य वस्तुएं। कौन सी वस्तु है, अदृश्य वस्तुएं। अदृश्य वस्तु को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेवा भी बोल सकते हैं। सेवाएं वो सारी चीजें जो हम देख नहीं सकते लेकिन प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, जैसे तकनीक आ जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आ जाता है, इसमें शिक्षा आ गया, इसमें चिकित्सा आ गया, इसमें बैंकिंग सेवाएं हैं, बीमा सेवाएं हैं, ठीक है, सलाहकार सेवाएं हैं। वो सब कुछ जो बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल चीजें होते हैं। और वहीं पर एक पक्षीय अंतरण के अंतर्गत जो भी एक पक्ष में होता है जिसके मतलब कुछ लेन या देन नहीं होता, ये तो लेना होता है, ये देना होता है, जैसे दान हो गया, जैसे ग्रांट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ, जैसे उपहार हो गया, ये सब एक पक्षीय अंतरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दैट्स क्लियर। तो ये हो गया हमारा चालू खाते की मदें। चालू खाते की मदें में एक चीज ध्यान रखिएगा, चालू खाते के अंतर्गत जो हमारा आयात होता है, आयात वो सब डेबिट में जाएगा और जो भी निर्यात हो गया मतलब जो कुछ भी जा रहा है वो सब क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ध्यान में ये रखना है। तो वहीं पर हमारा जो दूसरा पक्ष है, दूसरा जो इसको, ठीक है, जो दूसरा पक्ष है वो क्या है, पूंजी खाता। जब हम पूंजी खाते की बात करते हैं इसमें सभी प्रकार के सरकारी मतलब सरकार के साथ गैर सरकारी मतलब
किसी सरकार के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूट के जो आपस में होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की मदें हैं, निवेश और ऋण। निवेश मतलब दो प्रकार का होता है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई। एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और यहां पर इसको बोलते हैं संस्थागत विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है ये एक ऐसा निवेश है जहां पर कोई विदेशी कंपनी आके खुद अपना व्यापार लगाती है, अपना पैसा लगाती है, उस व्यापार को जब खुद करती है, तो जब ऐसी स्थिति होती है उसको बोलते हैं एफडीआई। जब कोई विदेशी कंपनी देश की जो मौजूदा पहले से मौजूद किसी कंपनी के शेयरों में पैसा लगाती है, उसको बोलते हैं संस्थागत विदेशी निवेश। और हमारे देश में ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रमाण में आता भी है, हमारे देश से बाहर जाता भी है। ऋण, देश की जरूरत के साथ सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण लिया जाता है, चाहे वो विदेशी देशों से ऋण लिया जाए या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लिया जाए, तो उसको ऋण बोलते हैं, जो देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर लिया जाता है या फिर दिया भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेन देन पूरा शामिल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार के खाते तैयार होते हैं, एक वो होता है जो देश की संपत्ति और दायित्व को पूरी तरह से प्रभावित करता है, और एक जो देश के सामान्य व्यापार की प्रवृत्ति को दिखाता है, उसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है? तो उसका आंसर है हाँ, ये हमेशा संतुलित रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अंतर्गत जो अकाउंटिंग की जाती है, हिसाब किताब किया जाता है, वो किसके तहत किया जाता है? इसे पालन होता है दोहरे लेखा प्रणाली का, ठीक है। इसके कारण से ये हमें संतुलित रहता है। लेकिन क्वेश्चन ये और बनता है, क्या ये असंतुलित हो सकता है? तो उसका भी आंसर है हाँ, किसी भी देश में भुगतान संतुलन असंतुलित हो सकता है। कब हो सकता है? जब देश में भीषण युद्ध छिड़ा हो। जब युद्ध छिड़ता है तो वहां पर केवल और केवल आयात हो जाता है, निर्यात बंद हो जाता है। तो ऐसे में आयात अधिक, निर्यात कम, निर्यात होता नहीं, तो ऐसे में असंतुलन हो जाए। देश में कोई राजनीतिक उथल पुथल आ जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन असंतुलित हो सकता है। बेसिकली नॉर्मल पोजीशन में ये संतुलित ही रहता है, लेकिन कुछ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, तो इससे ये देश का भुगतान संतुलन भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये रहा आपका आज का ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट। इसके बाद एक वीडियो और लेंगे जब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक साथ वन शॉट में पढ़ाएंगे। फिलहाल इसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। तो कैसा लगा मुझे आपको ये सीरीज? तो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जो आपको क्लियर नहीं हुआ है वो भी बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।